हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। मैं पवन जायसवाल और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं आपके श्योर सिलेक्शन सीरीज के साथ। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला एग्ज़ाम है। जैसे मैं बताया था आपको कि जो पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, तो मैंने लेवल वही रखा है जो उसमें पूछा जाएगा आपको, तो बहुत आराम से चलेंगे। और क्वेश्चन एक बात आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप टेस्ट को तो इसको लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है और कुल मिला के फ़ायदा होना चाहिए इससे। तो बीच में छोड़ देंगे आप अगर, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो एकदम लास्ट तक देखिए और कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि कैसा रहा आपका स्कोर, कितना रहा और कैसा लेवल चाहिए आपको, सही आप सब चल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ऑप्शन ए रंगपुर, बी मोहनजोदाड़ो, सी कालीबंगन या डी हड़प्पा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है रंगपुर। रंगपुर जो कि आपको पता है कि लोथल और रंगपुर जो है गुजरात का एक हिस्सा है और इसकी वर्तमान जो स्थिति है गुजरात में पाई जाती है। तो चावल के जो प्रथम साक्ष्य थे वो आपको रंगपुर से मिले थे और लोथल से मिले थे, जबकि कालीबंगन से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या फिर डी भागीरथी। फ्रेंड्स ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया गया है, जिसमें सर्वाधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। और जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी हम लोग किसको मानते हैं? ऑप्शन के हिसाब से सरस्वती नदी को। तो सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी मानी गई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में स्तूप किस चीज़ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए निर्माण का प्रतीक, बी समृद्धि का प्रतीक, सी मृत्यु का प्रतीक या फिर डी गृह त्याग का प्रतीक। उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा। तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो है ये माना गया है आपका मृत्यु का प्रतीक, जबकि निर्माण जो है आपका इसको दिखाया गया पद चिन्ह से और गृह त्याग जो है इसको घोड़ा से दिखाया गया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी और इनके जन्म को कमल और सांड से दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट कर सकते हैं आप साइड में, क्योंकि मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनाना चाहता हूँ ताकि मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिल सके इस क्लास से। ये देखने के सिर्फ 30 क्वेश्चन होंगे, 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, पर अगर ओवरऑल अच्छे से पढ़ें आप तो कम से कम 100 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक को किस ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, बी उपगुप्त, सी विश्वगुप्त, डी अलार कलाम। फ्रेंड्स उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। जैसे कि फ्रेंड्स बताया गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ली इन्होंने, तो ये शिक्षा जो दी थी इन्होंने ये उपगुप्त थे, क्योंकि आपको पता है कि कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद जो अशोक था इसका बहुत ही अंदर से ग्लानि हुई और बहुत ये सब जो मैसेकर हुआ था उस समय का, उसे देख के बहुत खिन्न हुआ और अंततः इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया। और अशोक का अशोक नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही किसकी रचना है? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद कासिम या फिर डी खिज्र खां। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स सलहार के युद्ध में, जो 1672 में हुआ था मुगलों और मराठों के बीच में। ठीक फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ऑप्शन ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी या फिर डी पुर्तगाली। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही जो आंसर है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी ओडिशा,
सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स आपने अगर पढ़ा होगा तो प्लासी के युद्ध के बारे में पता होगा आपको, जो 23 जून 1757 के बीच हुआ था। ये सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और अंग्रेज के बीच में हुआ था, और उस समय अंग्रेज नेतृत्व जो कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये अगर ये बात कर रहा है युद्ध मैदान कहाँ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक थे। थोड़ा सा ऑप्शन जो थोड़ा सा है ये सही से नहीं इसको अरेंज कर पाए हम लोग, तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज। फ्रेंड्स का सही आंसर है आर्य समाज। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया था। शुद्ध आंदोलन बेसिकली था कि जो कुछ ऐसे हिंदू थे जिन्होंने अलग अलग धर्म अपना लिए थे, किसी कारणवश मजबूरी में आके उनको एक बार फिर से मौका दिया गया था ताकि वो फिर से अपना हिंदू धर्म अपना सके, और यही आर्य समाज जिन्होंने बताया कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है फ्रेंड्स। और ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको पता होगा राजा राम मोहन राय थे। देव समाज के संस्थापक थे अग्निहोत्री, और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स बहुत पहले ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास कक्षाओं में भी कि ये लाल बालपाल आपको नाम सुना होगा। तो ये लाल बालपाल वही थे, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय। ये सब क्या थे? बहुत ही उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले थे ये नरम दल के थे। और इन्हीं गरम दल और नरम दल के चक्कर में 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया था। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी डेट में से नहीं आता है? पहला ऑप्शन परमादेश, प्रतिषेध, अधिकापेक्षा। फ्रेंड्स माफ करिएगा, थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग जो गलत हो गई है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल जो 32 है इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, और वाकई में सच में ये है, संविधान का आत्मा ही है, क्योंकि सारे जो मौलिक अधिकार हैं, जितने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं आप, सब बेकार हैं अगर आपके पास ये राइट ना हो। अगर आर्टिकल 32 ना आपके पास तो सारे अधिकार आपके बेकार हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब परमादेश भी है, प्रतिषेध भी है और अधिकापेक्षा भी है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर जापान? फ्रेंड बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यूएसए। फ्रेंड्स इसके अलावा वित्तीय आपात, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका वाला जो है हिस्सा, ये सब कहाँ से लिया गया है? यूएसए से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, महान्यायवादी संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, 75, 76 या फिर 77? फ्रेंड्स महान्यायवादी के बारे में आपको पता होगा कि ये भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है जो सरकार के पक्ष को रखता है किसी भी मामले में, और इसके पास शक्ति इतनी होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है और इसकी योग्यता भी उतनी ही होती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 76 जो है ये महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, बी 63 वर्ष, सी 66 वर्ष या फिर डी 65 वर्ष? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा फ्रेंड्स। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी? बलवंत राय के बारे में पता ही होगा आपको, 1957 में, 1977 में, 1986 में या फिर 1965 में। ये बलवंत राय वही हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को बताया था। इन्होंने 3 टायर की बात बताई थी, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। और जबकि अशोक मेहता थे उन्होंने 4 स्तरीय बताया था। तो हमको पूछा गया कि कमेटी बनी थी कौन से ईयर में, तो वो था 1957, जबकि अशोक मेहता कमेटी वो बनी थी 1977 और 86 में एल एम सिंघवी कमेटी बनी थी। तो फ्रेंड्स ये सब याद रखिएगा, पूछ सकता है
कि निम्न से कौन सी कमेटी किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, डॉक्टर सी चंद्रमौली किस जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। ऑप्शन है आपके 9th, 11th, 10th या फिर डी नन। तो फ्रेंड्स ये जो सी चंद्रमौली थे ये 11th जो जनगणना हुई थी इसके जनगणना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया हो, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है और कर्नाटक में बांदीपुर और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो उनको भी आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी स्थित है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। फ्रेंड्स चूँकि हमारे सिलेबस में ये बताया गया कि पर्यटन स्थल के बारे में, तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे, सारे क्वेश्चन ऐसे रखा गया है जो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो सिलेबस में मेंशन है ऑलरेडी। तो डलहौजी है वो हमारा हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे स्थित है। और इसके अलावा मनाली, धर्मशाला, कुल्लू घाटी ये सब कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ब्रिक फिल्डर हवा चलती है ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया में, स्विट्जरलैंड या फिर इंडोनेशिया में। तो फ्रेंड्स ये जो ब्रिक फिल्डर हवा है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है और ये गर्म और शुष्क हवा है जो वहाँ के विक्टोरिया डेजर्ट है वहाँ पे चलती है ये। अगला क्वेश्चन, सू नहर जोड़ती है। आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर सागर, बी बाल्टिक सागर, सी सुपीरियर और ह्यूरॉन या फिर डी गिरी और ओंटेरियो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सुपीरियर और ह्यूरॉन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या फिर नन। तो फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। तो जो लोहे में जंग लगना है ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिट्रिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, इमली में, खट्टे फल में या फिर सिरका में। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा और आसान भी है काफ़ी। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स खट्टे फलों में, जबकि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड और इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। फ्रेंड्स इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप पूछ सकता है आगे वाले एग्जाम में आने वाले। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर कण में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से सभी। फ्रेंड्स का सही आंसर है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है जबकि प्लेटलेट्स और आरबीसी केंद्रक रहित होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसमें। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए बी, डी, सी, के या फिर डी, सी। फ्रेंड्स आपको पता है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी इसमें से, सी। ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पोलियो होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। तो पोलियो जो रोग है ये आपका होता है वायरस से। पोलियो, पीलिया, रेबीज, स्मॉल पॉक्स ये सब आपका इससे होता है, वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, दूसरी हरित क्रांति कब आई थी। 1960 के दशक में, 1965 में, 1983 में या फिर 1995 में। फ्रेंड्स मैंने पिछले वाले क्लास में वो प्रथम हरित क्रांति के बारे में बताया था और इस वाले में दूसरी हरित क्रांति के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आया था 1983-84 में, जबकि पहला वाला आया था 67-68 में। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरी क्रांति संबंधित है तिलहन से, फलों के उत्पादन से, फ्रेंड्स यहाँ पे जिंदन है झींगा उत्पादन से और ऊर्जा विकास से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से, जबकि तिलहन से आपका पीली क्रांति संबंधित और झींगा है जो आपका गुलाबी क्रांति है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस के मॉडल पर आधारित थी।
गॉडगिल, जॉन मिलर, पीसी महालनोबिस या फिर हेरोडोमर। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही आसानी से पूछ सकता है। तो जो सही आंसर है हेरोडोमर। हेरोडोमर था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रस्तुत किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? मछली, निर्माण, परिवहन या फिर विदेशी व्यापार। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत मछली को शामिल किया गया है, कृषि और पशुपालन भी इसी में आता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 5वां हो जाएगा, जबकि ये 5वां ख़त्म हुआ और 6वें के पहले 1978 के से 1980 के आसपास ये रहा था। तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फ्रेंड्स आज मैंने हिंदी के भी क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सके आसानी से। तो अगला क्वेश्चन है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा? स प्लस रोज, सरा प्लस ज, सरो प्लस ज या फिर सर प्लस ओज। फ्रेंड आसान सा क्वेश्चन है, बता दिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसका सही आंसर है सरा प्लस ज, ये एक विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है? चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, मधुरभाषी होना या फिर निर्लज्ज होना। फ्रेंड देख के लग रहा है काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये, पर इसका जो सही आंसर है ये डी, निर्लज्ज होना। चिकना मतलब कि कोई फ़र्क ना पड़ना, ऐसा घड़ा एकदम चिकना हो जाए तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े, तो उससे सेंस लगा सकते हैं आप कि निर्लज्ज से ही सेंस उसका निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा? विभावरी, शर्वरी, निशा या फिर रात्रि। हालांकि फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शन ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि सिनोनिम में पर्यायवाची एक दूसरे के, पर हमको एप्रोप्रिएट ढूंढना है जो इस पर सूट करे इस वाक्य के लिए। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा निशा। निशा यानी कि मध्य रात्रि को निशा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची शब्द है? कलापी, तड़ित, विशिक या फिर भामा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा कलापी। कलापी मोर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, झूठा सच किसका उपन्यास है? नागार्जुन, यशपाल, देवराज या फिर प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स जो ये झूठा सच उपन्यास है ये यशपाल का उपन्यास है। फ्रेंड्स चूँकि UP SSC पेट इसके पहले कभी इंग्लिश नहीं हुआ था उसमें कोई एग्ज़ाम जिसमें कुछ आइडिया लगता है कि क्या आ सकता है, पर अपने मन से कुछ सोच समझ के मैंने कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के रखे हैं और उम्मीद है कि बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इन सब टॉपिक से। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ए, ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वॉज। बी, ही वॉन्डर्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। सी ऑप्शन, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वॉज। या फिर डी, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो इसका सही आंसर जो है सी है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वॉज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव पैसिव का है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ऑप्शन है इसका, पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, क्या मैं पढ़ूँ इसको देख के बताइए खुद ही। फ्रेंड्स का सही आंसर जो है, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू शुड लर्न इट वर्ड डैश वर्ड। फ्रेंड्स इसको देख के बता सकते हैं आप, प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है। तो इसका सही जो आंसर है इसमें होगा फॉर। वर्ड फॉर वर्ड मतलब कि एक एक अक्षर याद होना चाहिए, मतलब जिसे बोलते हैं अक्षरशः एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो वर्ड फॉर वर्ड होगा, ना कि वर्ड बाय वर्ड। हो सकता है पर टू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पर यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो फॉर ही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही इज़ एंग्री
ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। फ्रेंड देख के बताना कि किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में, या फिर इसमें डी नो एरर है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एंग्री के साथ प्रेपोजिशन ऑन नहीं होके विद होता है। तो ही इज़ एंग्री विद मी, तो पार्ट ए में एरर है, यही आपको चूज करना था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं। सी वॉज किल्ड डैश हर हस्बैंड डैश अ नाइफ। ऑप्शन को फिल करना है बाय, विद, फ्रॉम, टू। तो ये डबल फिलर वाला फ्रेंड्स को थोड़ा ध्यान से भरिएगा, से इजी क्वेश्चन है काफ़ी, और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, बहुत टफ नहीं पूछे क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आसानी से मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट कर सकें। तो बहुत आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बस रेगुलर बने रहिए आप हमारे चैनल पे और इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, सी वॉज किल्ड बाय हर हस्बैंड विद अ नाइफ, क्योंकि हम किसी चीज़ से मार रहे हैं किसी को तो उसके लिए विद लगाते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये थे आज के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अब फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये कैसा एग्ज़ाम है, तो आराम से कर सकते हैं इसे। बहुत टफ एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का, जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको। और फ्रेंड्स को लास्ट तक जरूर इसको टेस्ट दीजिएगा और स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना स्कोर रहा और लेवल कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।